यक्षिणी अपना मुंह अनुराग के घुटने पर लगाकर उसका खून पीने लग जाती है। अनुराग दर्द से कसकर चीखते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी। अनुराग दर्द से कराहते रहता है। उसकी दर्द भरी आवाज आसमान में गूंजने लग गई थी, पर यक्षिणी थी कि उस पर तो बदला लेने का जुनून सवार था। वो अपने रौद्र अवतार में आ चुकी थी और अनुराग का खून पिए जा रही थी। उसका मुंह अनुराग के काले खून से सन चुका था। अनुराग अभी भी दर्द से कराहे जा रहा था। अनुराग दर्द भरी आवाज में कराहते हुए खुद से बड़बड़ाता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर से इसके हाथों नहीं मर सकता हूँ। इस तरह तो कभी नहीं। यक्षिणी गुस्से के साथ अनुराग से कहती है, तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है भक्षानर। तू मेरे ही हाथों मरेगा। तूने मेरे लेखक बाबू को मारा है, वो लेखक बाबू जिनसे मैं बेइंतहा प्यार करती थी। लेखक बाबू सिर्फ मेरा प्यार नहीं थे, मेरी दुनिया थे। तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी है उनको मारकर। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुझे। इतना कहकर यक्षिणी फिर अनुराग का खून पीने के लिए अपना सिर उसके घुटनों के पास ले ही जा रही थी कि तभी अनुराग भारी आवाज में बोल पड़ता है, मैंने अब तक अनुराग को नहीं मारा है यक्षिणी, वो जिंदा है। जैसे ही यक्षिणी के कानों तक ये बात पहुंचती है, वो जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है। अनुराग का खून पीने के लिए वो अपना मुंह आगे नहीं बढ़ाती है। ये बात सुनकर यक्षिणी का गुस्सा कुछ शांत होने लग गया था। यक्षिणी अनुराग को ही एकटक देखते हुए उससे फिर बोल पड़ती है, तू झूठ बोल रहा है अपनी जान बचाने के लिए, पर मैं तेरे जाल में नहीं फंसने वाली हूँ। मुझे पता है तूने लेखक बाबू को मार दिया है। अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए भारी आवाज में कहता है, नहीं यक्षिणी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अभी तक तेरे लेखक बाबू को नहीं मारा है, वो जिंदा है। क्या तू मिलना चाहती है उससे? यक्षिणी एकटक अनुराग को ही देखती रहती है। भक्षानर की आवाज में कही इस बात ने उसके अंदर अनुराग से मिलने की एक तलब पैदा कर दी थी। अनुराग फिर यक्षिणी से बोल पड़ता है, तू मिलना चाहती है ना लेखक बाबू से? ये बात सुनकर यक्षिणी को न जाने क्या हो जाता है। वो ना चाहते हुए भी धीरे से हाँ में अपना सिर हिला देती है। अनुराग यक्षिणी को देखते हुए ही कहता है, तो मिल ले तू अब अपने लेखक बाबू से। अनुराग के इतना कहते उसकी आंखें जो पीले रंग में चमक रही थी वो नॉर्मल हो जाती है। उसके हाथों के पांचों निशान जो पीले रंग में चमक रहे थे वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। अनुराग हमदर्दी भरे लहजे में कहता है, इस भक्षानर के अंश ने सब कुछ खत्म कर दिया। यक्षिणी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। इसने मेरे अंदर की सारी अच्छाई को मार दिया, मुझे भी अपनी तरह बना लिया। अब मैं भी बुरा बन चुका हूँ यक्षिणी। ये बात अनुराग ने भक्षानर की आवाज में नहीं बल्कि अपनी आवाज में कही थी। यक्षिणी को अनुराग की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आने लग जाता है, वही प्यार जो उसे पहले नजर आया करता था। अनुराग की नम आंखें देखकर यक्षिणी की आंखें भी नम होने लग गई थी। अब उसका गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया था। अनुराग रोते हुए फिर यक्षिणी से बोल पड़ता है, मुझे माफ कर दो यक्षिणी, मुझसे गलती हो गई। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। सब कुछ खत्म हो गया यक्षिणी, सब खत्म हो गया। यक्षिणी भी रोते हुए अनुराग से कहती है, रोइए मत लेखक बाबू, कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं आपको ठीक कर दूंगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए रोते हुए ही कहता है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता यक्षिणी। मैंने तुमसे जो वादा किया था वो वादा अधूरा ही रह गया। मैं तुम्हारी दर्द भरी दास्तां को दुनिया के सामने नहीं ला पाया। यक्षिणी नम लहजे के साथ कहती है, ऐसा मत बोलिए लेखक बाबू, आपको कुछ नहीं हुआ है। आप मेरी कहानी लिखेंगे, देखना आप, मैं आपको ठीक कर दूंगी। अनुराग फिर बोल पड़ता है, उस भक्षानर ने अपने खून के अंश से मेरे पूरे शरीर के खून को अपने अंश की तरह बना लिया है और अब मैं भी उसी की तरह बन गया हूँ। उस भक्षानर ने हमें जुदा कर दिया यक्षिणी, तुम और मैं अलग हो गए। यक्षिणी तुरंत अनुराग के पास जाती है और हमदर्दी भरे लहजे में कहती है, नहीं लेखक बाबू, हम कभी जुदा नहीं हो सकते। जुदा तो वो होते हैं जो दो हो, आप और मैं तो एक ही हैं, दो जिस्म एक जान। इतना कहकर यक्षिणी अनुराग से लिपट जाती है। अनुराग भी बंद कर लेता है और जब खोलता है तो उसकी आंखें नॉर्मल नहीं रहती हैं। उसकी आंखें वापस से पीले रंग में चमकने लग गई थी। उसकी आंखों से आंसू भी गायब हो चुके थे। उसके हाथ के निशान भी वापस पीली रोशनी में चमकने लग गए थे। यक्षिणी को तो कुछ होश ही नहीं था। वो अनुराग को खोने के गम में डूब गई थी और रोते जा रही थी। अनुराग शातिरपन के साथ मुस्कुराता है और धीरे से अपने एक हाथ से यक्षिणी की चोटी को हल्के से पकड़ता है और दूसरे हाथ से वो कांटा जो थोड़ी देर पहले यक्षिणी ने मंत्र पढ़कर अनुराग के घुटने में गड़ाया था, बड़ी ही ताकत के साथ एक दर्द भरी आह के साथ अपने घुटने के अंदर से वापस निकालता है। यक्षिणी कुछ समझ पाती कि अनुराग क्यों चीखा है। उससे पहले ही अनुराग बड़ी ही फुर्ती के साथ अगले ही पल यक्षिणी की चोटी को कसकर खींचते हुए जमीन तक लाता है और उस चोटी के बीचों बीच अपनी पूरी जान से उस बबूल के कांटे को गड़ा देता है। जैसे वो बबूल का कांटा यक्षिणी की चोटी के अंदर घुसता है, यक्षिणी दर्द से तड़पते हुए चीख पड़ती है, आह!
यक्षिणी इतना कसकर चीखी थी कि आसपास जितने भी पेड़ पौधे थे सब जोर जोर से हिलने लग गए थे। यक्षिणी अपनी जगह पर से हिलने की कोशिश करती है, पर अनुराग ने जमीन से सटाकर उसकी चोटी में बबूल का कांटा गड़ाया था, जिस कारण वो अपनी जगह पर से हिल तक नहीं पाती है। अगले ही पल अनुराग यक्षिणी को अपने ऊपर से साइड करता है और खड़े होने की कोशिश करने लग जाता है। अनुराग खड़ा तो हो गया था, पर घुटने में चोट लगने के कारण लंगड़ाने लग गया था। वो तो अभी भी दर्द से धीमे धीमे कराहे जा रहा था। यक्षिणी को तड़पता हुआ देख अनुराग का दर्द गायब हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए यक्षिणी से भारी आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना यक्षिणी, तू इंसानों के साथ रहकर इंसानों की तरह कमजोर हो गई है। जरा देख अपनी हालत। अनुराग लंगड़ाते हुए ही यक्षिणी के चारों तरफ घूमते हुए कहता है, तूने ही कहा था ना तेरा अनुराग मेरी तरह नहीं है, वो इंसान है। तो तू कैसे भूल गई? इंसान मरकर वापस कभी नहीं आते, पर शैतान हमेशा मरकर वापस आते हैं, बार बार आते हैं। जिस तरह मैं आया हूँ, शैतान अमर है। भक्षानिर के हंसने की आवाज आसमान में गूंजने लग गई थी। यक्षिणी फिर उठने की कोशिश करती है, पर उसकी सारी कोशिश बेकार जाती है। वो अपनी जगह पर से नहीं उठ पाती है। अनुराग ने जब यक्षिणी को अपने गले लगाया था तो उसे पता चल गया था कि यक्षिणी ने हीरे के साथ क्या किया था। अनुराग फिर भारी आवाज में यक्षिणी से बोल पड़ता है, डायन की कमजोरी उसकी चोटी होती है। जिसकी पकड़ में डायन की चोटी होती है, डायन उसके काबू में होती है। यक्षिणी, अगर डायन बनने के बाद तुझे डायन की शक्तियां मिली हैं, तो तुझे उसकी कमजोरी भी मिली है। जिस डायन की शक्ति से तूने हीरे के चारों तरफ डायन वंशी रक्षा कवच बनाया, उसी डायन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए मैंने तेरी चोटी को बांध दिया है। अब तू कुछ नहीं कर सकती है, तू असहाय और बेसहारा हो गई है। यक्षिणी दर्द से कराहते रहती है। उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लग जाता है। उसे समझ आने लग जाता है कि उसे भक्षानिर की बातों में नहीं आना चाहिए था, उसे उसी वक्त मार देना चाहिए था। अनुराग यक्षिणी के चारों तरफ घूमते हुए फिर बोल पड़ता है, तेरे पास यक्षिणी की जो शक्तियां थी, ताज खोने के बाद तूने उन शक्तियों को तो खो ही दिया था, और तेरे पास जो डायन की शक्ति थी उसे अब मैंने कमजोर कर दिया है। वैसे भी तू तो पहले ही कमजोर हो रही थी। तूने अनुराग के साथ पतिव्रता धर्म निभाने के लिए मर्दों का शिकार करना जो छोड़ दिया था। इस अमावस्या और पूर्णिमा तूने शिकार नहीं करे थे ना यक्षिणी? यक्षिणी पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस दर्द से तड़पते रहती है। अनुराग फिर भारी आवाज में बोल पड़ता है, देख रही है ना यक्षिणी, तू इंसानों के साथ रहने का घाटा, इन इंसानों ने तुझे भी कमजोर बना दिया है। तू कितनी लाचार हो गई है, अब तू मेरा कुछ नहीं कर सकती है। मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुझे मारकर तेरी कहानी का अंत कर सकता हूँ, पर मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, क्योंकि मरना तो बहुत छोटी सजा है। मैं तुझे उससे भी बड़ी सजा देना चाहता हूँ। अनुराग की बात सुनकर यक्षिणी घबरा गई थी। उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग उसके साथ क्या करने की सोच रहा था। अनुराग यक्षिणी को एकटक देखते हुए गुस्से से उसके साथ बोल पड़ता है, सदियों तक मेरा अंश इस हीरे के अंदर कैद रहा, और अब तू भी कैद होकर रह जाएगी। आखिर तुझे भी तो पता चले, सदियों तक एक छोटी सी जगह में कैद होकर कैसे लगता है, जहां पर कोई भी आपकी आवाज नहीं सुनता है। आप अकेले ही चीखते तड़पते रहते हो। यक्षिणी डर के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अनुराग हंसते हुए कहता है, तू शायद भूल रही है यक्षिणी, मैं कौन हूँ। मैं भक्षानिर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा मत करना, मत करो ऐसा। अगले ही पल अनुराग अपनी आंखें बंद करता है और मन में बड़बड़ाते हुए कहता है, ओम जलबिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। अनुराग बार बार इस मंत्र का जाप करने लग जाता है। वो जैसे जैसे मंत्र का जाप करते जा रहा था, आसमान में काले बादल इकट्ठा होते जा रहे थे। सारे काले बादल एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए थे, ठीक यक्षिणी के सिर के ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग उन बादलों को अपनी काली शक्तियों से कंट्रोल कर रहा हो। वो बादल जोर जोर से गरजने लग गए थे। आसमान में बिजली चमकने लग गई थी। काले बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में बारिश होने वाली हो। जैसे ही यक्षिणी के सिर के ऊपर ढेर सारे काले बादल जमा हो जाते हैं, अनुराग अगले ही पल अपनी आंखें खोल लेता है। अनुराग यक्षिणी के सिर के ऊपर जमा हुए काले बादलों को देखकर मुस्कुराता है और फिर यक्षिणी से बोल पड़ता है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता यक्षिणी। यक्षिणी ना में अपना सिर हिलाते रहती है। अगले ही पल अनुराग उन काले बादलों को एकटक देखते हुए मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाता है, और जैसे ही वो मंत्र पढ़कर खत्म करता है, आसमान में तेज बिजली चमकती है जो सीधे यक्षिणी के पास आकर गिरती है। जैसे ही वो बिजली यक्षिणी के पास आकर गिरती है, वहां पर बिजली की एक मीनार बनकर खड़ी हो जाती है,
जैसे जैसे अनुराग मंत्र पढ़ते जा रहा था, यक्षिणी के चारों तरफ बिजली के मीनार का घेरा बनते जा रहा था। कुछ ही देर में यक्षिणी के चारों तरफ बिजली की मीनारें खड़ी हो जाती हैं। वो मीनारें इतनी बड़ी थीं कि यक्षिणी को उन मीनारों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही यक्षिणी के चारों तरफ बिजली की मीनारें खड़ी होती हैं, अनुराग एक बार फिर मंत्र पढ़ता है और एक जोरदार बिजली उस मीनार के बीचों बीच गिरती है। उसी वक्त वो बबूल का कांटा यक्षिणी की चोटी में से अपने आप निकल जाता है, पर यक्षिणी उठकर कुछ कर पाती उससे पहले ही वो बिजली के मीनार कांच में बदलते हैं और अगले ही पल यक्षिणी एक कांच की बोतल के अंदर कैद हो जाती है। वो कांच बिजली से बने हुए थे जिसके अंदर बिजली दौड़ रही थी। अनुराग ने यक्षिणी को ठीक वैसे ही कैद किया था जैसे कालिसाई ने यामिनी को कैद किया था जब वो ग्रेवयार्ड कोठी आई थी। उस वक्त उस कालिसाई ने उससे कहा भी था कि वो यामिनी को उसी तरह कैद करेगा जिस तरह उसने उसको कैद किया था। जैसे ही यक्षिणी बोतल के अंदर कैद होती है, बारिश होनी शुरू हो जाती है। यक्षिणी चीखते हुए कहती है, निकालो बाहर, निकालो मुझे यहाँ से, बाहर निकालो। अनुराग हंसते हुए कहता है, चीख और कस कर चीख। तुझे इसी तरह तड़पते हुए देखने के लिए तो मैंने तुझे इसके अंदर कैद किया है। तुझे तड़पते हुए देखने में मुझे बड़ा मजा आता है। यक्षिणी उस बिजली से बनी कांच की बोतल को तोड़ने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो उस कांच को छूती थी, उसे एक जोरदार करंट का झटका लगता था और वो दूसरे कांच से टकराकर बीच में आ जाया करती थी। यक्षिणी दर्द से कराहते हुए कहती है, निकालो मुझे, बाहर निकालो यहाँ से। अनुराग यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहता है, चीख यक्षिणी और कसकर चीख, पर तेरी चीखें मेरे सिवा किसी को सुनाई नहीं देगी। तूने अनुराग के साथ एक नई दुनिया बसाई थी ना, मैंने तेरी वो दुनिया उजाड़ दी है और उसके बदले ये छोटी सी दुनिया दी है। अब तू इस छोटी सी दुनिया में रहेगी और मैं बाहर रहूंगा इस बड़ी दुनिया में। यहाँ पर अपनी शक्तियों का परचम लहराऊंगा। इतना कहकर अनुराग कस कस कर हंसने लग जाता है। यक्षिणी चीखते चिल्लाते तड़पते रहती है, पर उस बोतल में से बाहर नहीं निकल पाती है। अगले ही पल अनुराग वो हरा हीरा जो घर के अंदर ही रह गया था वापस उसके पास जाता है। उसके ऊपर बने डायनवंशी रक्षा कवच को तोड़ने की हर कोशिश करता है, पर नहीं तोड़ पाता है। और फिर उसके दिमाग में एक ही उपाय आता है। अनुराग उस हीरे को वहीं राख के अंदर ही छुपा देता है ताकि किसी की भी उस हीरे पर नजर ना पड़े। और वो सोच लेता है कि उस रक्षा कवच को तोड़ने के लिए वो बाद में जरूर आएगा। अनुराग अपनी शक्तियों से एक काली पोटली बनाता है और उसके अंदर वो कांच की बोतल डाल देता है जिसके अंदर यक्षिणी कैद थी। अनुराग उस काली पोटली को अपने एक हाथ में पकड़कर लंगड़ाते हुए वहां से जाने लग जाता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग। अनुराग उस काली पोटली को अपने एक हाथ में पकड़कर लंगड़ाते हुए वहां जाने लग जाता है। जैसे अनुराग उस घर के अंदर से चले जाता है, चित्रा को हीरे के अंदर जो दृश्य दिखाई दे रहे थे वो दिखना बंद हो जाते हैं। अब उसे बस हीरे के अंदर हरी रोशनी निकलते हुए नजर आ रही थी। चित्रा सब कुछ जान गई थी कि अनुराग के पंचम गांव आने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था। अनुराग और यक्षिणी को इस तरह तड़पते हुए देख चित्रा की आंखें नम हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यक्षिणी जो कि एक डायन थी, उसके दिल में अनुराग के लिए इतना प्यार हो सकता है। एक पल के लिए तो उसे भी अपने प्यार पर शक होने लग जाता है कि जितना प्यार यक्षिणी अनुराग से करती थी उतना ही प्यार वो अनुराग से करती थी या नहीं। चित्रा नम लहजे के साथ खुद से कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस अनुराग से मैंने प्यार किया था वो बुरा नहीं था। अनुराग तो अच्छा इंसान था। अनुराग बदला यहाँ पंचम गांव आकर। उस भक्षानिर के अंश ने उसे बदल कर रख दिया। मैं तो अनुराग को ही कोसती रहती थी, उसे ही जिंदगी भर ताने देती रहती थी, बल्कि उस बेचारे का तो कोई कसूर ही नहीं था। उसकी तो बस इतनी गलती थी कि वो यहाँ पंचम गांव आ गया। चित्रा की आंखों में आंसू आने लग गए थे। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लग जाती है। वो रोने लग जाती है। चित्रा को अनुराग के हुए हाल के लिए बहुत बुरा लग रहा था। चित्रा रोते हुए कहती है, अनुराग ने कहा था कि वो अपनी कहानियों के लिए अपनी जान भी दे सकता है, और आखिर में उसने अपनी जान दे भी दी। जिस भक्षानिर के बारे में जानने के लिए वो यहाँ पंचम गांव में आया था, उसी भक्षानिर के अंश ने उसके अंदर की सारी अच्छाई को मार दिया, उसको बदल कर रख दिया। चित्रा रो ही रही थी और उसके आंसू उस हरे हीरे पर गिरने लग जाते हैं। चित्रा की नजर जब उस हरे हीरे पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि इसी हीरे के अंदर सदियों तक भक्षानिर के अंश ने पनाह ली थी। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है कि रोने का वक्त नहीं है, जो हो गया सो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता है, पर अब जो होने वाला है उसे तू बदल सकती है। तुझे जल्द से जल्द तेरे बेटे युग के पास जाना चाहिए।
तेरे बेटे युग की जान खतरे में है। तू उसे अनुराग के साथ नहीं बल्कि एक भक्षानर के साथ छोड़ कर आई है। कहीं वो भक्षानर तेरे बेटे युग को कुछ कर न दे। अगले ही पल चित्रा अपने आंसू पोंछती है और वो हरा हीरा लेकर वहां से जाने लग जाती है। जैसे ही चित्रा अपना एक कदम आगे बढ़ाती है, आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। उस धुंधले होते हुए अंतराल में युग मन ही मन सोचने लग जाता है, पापा के अंदर उस भक्षानर के अंश ने प्रवेश कर लिया था, उसी वजह से पापा बदले थे। ये बात तो समझ आ गई मुझे, पर वो कहानी जो उस रात मैंने लिखी थी उसके अनुसार तो जिस वक्त यक्षिणी को एहसास हुआ था कि पापा पंचम गांव गए हैं, तो वो उनसे इतना नाराज हो गई थी कि वो उन्हें छोड़कर जाने वाली थी। कभी उनसे दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। वो उनसे नफरत करने लग गई थी। फिर यक्षिणी यहाँ पंचम गांव में क्यों आ गई, सब कुछ जानते हुए भी? युग के दिमाग में ये सारे सवाल चल ही रहे थे कि तभी आंसू की बूंद में हलचल होनी बंद हो जाती है और युग को फिर से चित्रा का चेहरा दिखाई देने लग जाता है। चित्रा युग से कहती है, युग बेटा, उस हीरे को छूने के बाद मुझे अनुराग के बारे में सब कुछ पता चल गया था। मुझे ये भी पता चला था कि उस हीरे को वहाँ पर छुपा देने के बाद कई बार अनुराग वहाँ पर आया था और उसने डायन वंशी रक्षा कवच को तोड़ने की कई कोशिश की थी, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी। वो उस रक्षा कवच को नहीं तोड़ पाया था। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए कहती है, जब मैं वापस ग्रेवयार्ड कोठी जा रही थी तो मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे तुम्हारी फिक्र बार बार सताई जा रही थी कि जब मैं वापस ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचूंगी तो क्या होगा, और कहीं अनुराग को पता तो नहीं चल गया होगा कि मैं पंचम गांव आई थी। मुझे सब पता चल गया है, कहीं ये बात जानकर वो तुम्हें कुछ कर ना दे। यही सब सोचकर मैं घबराए जा रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी, पर जब मैं ग्रेवयार्ड कोठी पहुंची तो वहां पर वैसा कुछ नहीं हुआ जो सब मैंने रास्ते में सोचा था। चित्रा उन पलों को याद करते हुए कहती है, जब मैं ग्रेवयार्ड कोठी पहुंची तो मैंने देखा अनुराग उस वक्त भी अपने कमरे के अंदर ही था और वो वहां पर बड़े आराम से सो रहा था, जैसे उसे किसी चीज की कोई खबर ही ना हो। अनुराग को वहां पर सोता हुआ देखने के बाद मेरी जान में जान आई। युग बेटा, तुम भी खेलने में लगे हुए थे। ग्रेवयार्ड कोठी में शांति छाई हुई थी, पर मैं जानती थी कि ये शांति ज्यादा देर तक कायम नहीं रहने वाली थी। वो कभी भी भंग हो सकती थी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। चित्रा उन सारी बातों को याद करते हुए युग से कहती है, पहले तो मेरे मन में आया मैं अनुराग से जाकर सीधे लड़ जाऊं, पर फिर अगले ही पल ख्याल आया जिस अनुराग से मैं लड़ने की बात कर रही थी वो अब मेरा अनुराग नहीं था। उसके अंदर भक्षानर का अंश प्रवेश कर चुका था और अब मैं उससे नहीं लड़ सकती थी। बहुत सोचने के बाद एक ही रास्ता नजर आया और वो था ग्रेवयार्ड कोठी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना, क्योंकि मैं जान गई थी कि जिस अनुराग को बचाने के लिए मैं पहले ग्रेवयार्ड कोठी में रुकी हुई थी वो तो कब का मर चुका था। अब जो बचा था वो बस भक्षानर था। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, मैं कैसे भी करके तुम्हें लेकर ग्रेवयार्ड कोठी से निकलना चाहती थी, पर मैं जानती थी कि अगर मैंने एकदम से ये बात अनुराग से कही तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा और हो सकता है वो तुम्हें और मुझे कुछ कर भी दे। इसलिए मैंने सब्र से काम किया। मैंने रात ही रात एक प्लान बनाया। मैंने सोच लिया था कि मैं अगली सुबह ही तुम्हें वापस लेकर शहर चले जाऊंगी, दिल्ली लौट जाऊंगी। अनुराग से कह दूंगी कि यहाँ पर मेरा पेंटिंग का काम ठीक से नहीं चल रहा है और तुम्हारी पढ़ाई भी सही से नहीं हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें वापस लेकर जा रही हूँ। अब हम वहीं पर रहेंगे। युग बड़ी गौर से चित्रा की सारी बातें सुन रहा था। चित्रा नम लहजे के साथ युग से कहती है, युग बेटा, तुम हमेशा से मुझसे जानना चाहते थे ना कि मैंने तुम्हें अपने आप से दूर क्यों किया, क्यों तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में भेजा, क्यों तुमसे अलग रही, तुमसे कभी मिलने नहीं आई। आज मैं तुम्हें तुम्हारे इन सारे सवालों के जवाब दूंगी। जैसे ही चित्रा ये बात बोलती है, युग के अंदर सब कुछ जानने की तड़प और ज्यादा बढ़ जाती है। वो ये बात जानने के लिए उतावला हो जाता है। चित्रा फिर युग से कहती है कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता और वो वक्त मेरे लिए भी नहीं रुका। मुझे लगा था कि मेरे पास सुबह होने तक का वक्त है, सुबह होते ही मैं तुम्हें लेकर ग्रेवयार्ड कोठी से चली जाऊंगी, पर मुझे क्या पता था मेरे पास सुबह होने तक का भी वक्त नहीं है। अनुराग उसी रात मुझ पर हमला कर देगा। चित्रा उस पल को याद करते हुए कहती है, मुझे वो रात अच्छे से याद है, कैसे ना होगी। उसी रात ने तो मुझे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया था युग बेटा। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे और मैं तुम्हारा और मेरा सारा सामान पैक कर चुकी थी। बस कुछ मेरी पेंटिंग्स और थी जिसे पैक करने के लिए मैं अपने पेंटिंग रूम के अंदर गई थी। मैं अपनी पेंटिंग्स पैक ही कर रही थी कि तभी मुझे यक्षिणी की आवाज़ सुनाई देने लग गई। वो यक्षिणी तुमसे कह रही थी, युग बेटा बाहर आओ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ये आवाज़ सुनकर तुम उसके पास जाने लग गए थे। पहले मैं भी यक्षिणी की आवाज़ सुनकर हैरान रह गई थी, पर फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि यक्षिणी को तो अनुराग ने कैद कर दिया था। इस आवाज़ के पीछे जो शख्स था वो भी अनुराग ही था। इतना ही नहीं,
इससे पहले जो मुझे यक्षिणी की आवाज आई थी वो भी अनुराग ने ही अपनी शक्तियों से निकाली थी। मैं समझ गई थी कि तुम्हारी जान खतरे में थी, इसलिए मैं तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गई तुम्हें ढूंढने के लिए। और जब मैं हॉल में पहुंची तो देखा हॉल में चारों तरफ धुआं फैला है और वहीं से तुम्हारी और यक्षिणी की आवाज सुनाई दे रही है। उस धुएं को देखकर मैं समझ गई थी कि काला साया वहीं पर मौजूद है और बातों ही बातों में उसने मुझे अपना मकसद बता दिया था कि वो आखिर ये सब क्यों कर रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे तुमसे दूर करना चाहता है, तभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत भर रहा था, तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा था। पर बाद में पता चला ये सब तो उसकी साजिश थी। उसका असली मकसद तो मेरा असली रूप देखना था। जब हॉल में फैला हुआ धुआं छटा तो वहां पर तुम मौजूद ही नहीं थे, बस काला साया था। वो मुझे छलावा दे रहा था तुम्हारी आवाज से। वो काला साया मुझे मेरे डायन रूप में देखना चाहता था। वो जानता था कि मैं एक डायन हूँ, इसलिए बार बार मुझे अपने असली रूप में आने के लिए कह रहा था। पर मैं भी जानती थी कि वो यक्षिणी नहीं अनुराग था, इसलिए मैं भी उससे उसके असली रूप में आने के लिए बोले जा रही थी। जैसे युग चित्रा के मुंह से इस किस्से का जिक्र सुनता है उसे वो पूरा किस्सा याद आने लग जाता है। इस किस्से को वो उस कहानी में पढ़ चुका था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उस किस्से के अनुसार चित्रा उस रात पेंटिंग रूम के अंदर पेंटिंग बना रही थी, पर असल में चित्रा उस रात पेंटिंग नहीं बना रही थी बल्कि पेंटिंग को पैक कर रही थी। युग इस बारे में सोच ही रहा था कि आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद जब चीजें स्पष्ट नजर आती हैं तो युग देखता है कि चित्रा और काला साया दोनों हॉल के एकदम बीचों बीच खड़े हुए थे। चित्रा के सिर पर चोट लगी हुई थी जिससे अभी भी खून बहे जा रहा था। हाथ पैर पर भी कई सारे खरोच के निशान थे। वो अभी भी दर्द से कराही जा रही थी। उस काले साये ने अपने दोनों हाथों से चित्रा का गला पकड़कर रखा हुआ था जिसे वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर छुड़ा नहीं पा रही थी। चित्रा अभी भी काले साये के सामने नाटक करते हुए उसे यक्षिणी समझकर ही बातें कर रही थी। उस साये ने लगभग चित्रा के गले को पूरी तरह दबोच लिया था। उसका गला लाल होने लग गया था। चित्रा दर्द से कराहते हुए कहती है, मारना है तो मार दे, पर पहले सामने आ। मुझे तुझे देखना है। सामने आ मेरे अपने असली रूप में। वो काला साया यक्षिणी की आवाज में कहता है, पहले तू तो आजा मेरे सामने चित्रा, फिर मैं आती हूँ। चित्रा कुछ नहीं कहती है, अपना गला छुड़ाने की कोशिश करती रहती है। यक्षिणी की आवाज सुनाई देती है, लगता है तू ऐसे सामने नहीं आने वाली है। मुझे अच्छे से पता है तू कैसे मेरे सामने आएगी। इतना कहकर वो काला साया चित्रा के गले से अपने एक हाथ की पकड़ को छोड़ देता है और उसे चित्रा के जूड़े की तरफ ले जाने लगता है जो बंधा हुआ था। पहले वो काला साया अपने एक हाथ से चित्रा के जूड़े को खोलने की कोशिश करता है, पर जब वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता है तो वो काला साया चित्रा के गले से अपना दूसरा हाथ भी हटाता है और फिर अपने दोनों हाथों से चित्रा के जूड़े को खोलने की कोशिश करने लग जाता है। पर चित्रा भी उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथों को अपने जूड़े से दूर करने लग जाती है। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी वो काला साया चित्रा का जूड़ा नहीं खोल पाता है तो काले साये को अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाता है और वो चित्रा को गुस्से से धक्का दे देता है। चित्रा दूर जाकर दीवार से टकरा जाती है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। चित्रा दर्द से कराहते हुए चीखती है, आ! चित्रा के नीचे गिरते ही उसका जूड़ा जो बंधा हुआ था वो खुल जाता है। चित्रा ने चोटी नहीं बांधी थी, उसके बाल खुले हुए थे, जिस कारण जैसे ही उसके बाल खुलते हैं उसके बाल उसके चेहरे के ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है। जैसे चित्रा के बाल खुलते हैं उसके जूड़े में से हरा हीरा भी निकलता है। चित्रा ने हरा हीरा अपने जूड़े के अंदर ही छुपा कर रखा हुआ था। वो हरा हीरा जमीन पर गिरने ही वाला था कि उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका आता है जिस कारण चित्रा के सारे बाल उसकी पीठ के पीछे चले जाते हैं। देखते ही देखते अचानक से चित्रा की चोटी अपने आप बंधने लग जाती है। जैसे ही उसकी चोटी बनती है वो हीरा जमीन पर गिरता उससे पहले ही चित्रा अपनी चोटी से उस हरे हीरे को पकड़ लेती है। वो हरा हीरा चित्रा की चोटी के आखिरी सिरे से बंध जाता है। चित्रा की चोटी के साथ वो हरा हीरा भी उसकी पीठ पर लहराने लग जाता है। चित्रा की चोटी काफी लंबी और मोटी थी जो उसके कमर के हिस्से तक आ रही थी। उस काले साये ने भी उस हरे हीरे को देख लिया था और वो एकटक उस हीरे को ही देखे जा रहा था। अचानक से चित्रा के नाखून पहले से ज्यादा लंबे हो गए थे पर काले नहीं थे। उसके 2 दांत भी बाहर आ गए थे पर वो नुकीले नहीं थे। चित्रा वहां से उठकर उस काले साये के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे गुस्से के साथ घूरने लग जाती है। काले साये की आवाज सुनाई देती है, आ गई अपने असली रूप में। चित्रा उस काले साये को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, मैं तो अपने असली रूप में आ गई, अब तू भी अपने असली रूप में आजा भक्षानर।
चित्रा की ये बात कहते ही कमरे की लाइट अपने आप तेजी के साथ बंद चालू होने लग जाती है। अचानक से कमरे के अंदर ढेर सारा काला धुआं जमा होने लग जाता है। चित्रा समझ नहीं पा रही थी कि उसके आसपास क्या हो रहा था। कुछ देर बाद जब हॉल के अंदर का सारा धुआं छटता है तो उसके साथ वो काला साया तो गायब हो गया था, पर वहां पर अचानक से अनुराग आ गया था। अनुराग की आंखें पूरी तरह पीले रंग में चमक रही थी और वो गुस्से के साथ चित्रा को घूरे जा रहा था। अनुराग चित्रा को घूरते हुए कहता है, ले आ गया मैं तेरे सामने अपने असली रूप में। अब होगा आमना सामना, एक भक्षानर का एक अधूरी डायन से। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक